हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैरियर पावर में आप सभी का स्वागत है। मैं गोपाल श्रीवास्तव आज आपके सामने इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ पूरी की पूरी आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोविड आया था तो कुछ रिलैक्सेशन मिला है कि नहीं मिला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं, क्या क्या सिचुएशंस का जो आपको रहेंगी उनको आपको फॉलो करना है। आज पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में, बहुत सी इन्फॉर्मेशन और बहुत सा डेटा दोनों में मैच करेगा, ये याद रखिएगा। दैट्स आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते हो। अभी ध्यान रखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है अभी आपको और फॉर्म फिल करना है जल्द से जल्द। पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं बता दे रहा हूँ, तो जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल की मैं बात कर लेता हूं। ओपनिंग डेट जो इसकी ओपन हुई है 15/4/2024 से स्टार्ट हुई है और जो आपका क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन सबमिशन का 14/5 को आपके बंद हो जाएगा। इट मींस लगभग टोटल 1 महीना आपको मिला है फॉर्म फिल करने के लिए। करेक्शन विंडो जो ओपन होगी आपके 15 से लेकर 24 तक, लगभग आपको 9 से 10 दिन मिलेंगे। 9 से 10 दिन में आपको अपने फॉर्म से रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स लगे या आपको एक बार रीचेक करने के बाद समझ में आ रहा है कि कुछ गलती हुई है हमसे या उसको हम करेक्ट करना चाहेंगे, तो आप कैसे करेंगे उसको अभी आप 15/5 से लेकर 24/5 तक आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो कांस्टेबल की टोटल जो वैकेंसी हैं वो आपकी 4208 4208 है। एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 28 है। पहले एक एज क्राइटेरिया जो था 18 से 25 था, कोविड की वजह से 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B1 का होगा, ज्यादा हार्ड होता नहीं है। इनिशियल पे जो इसका रहने वाला है 21,700 और पे लेवल जो है 7 CPC में लेवल 3 का रहेगा आपका। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, मेडिकल फिटनेस के मामले में कैंडिडेट्स हु आर फाउंड मेडिकली अनसुटेबल फॉर द पोस्ट शैल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मेडिकली अगर आप अनफिट है तो आपके लिए कोई भी ऑप्शन अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। एग्जाम का जो पर्सपेक्टिव रहने वाला है या एग्जाम की जो स्टेज रहने वाली है उसको डिस्कस कर लेते हैं हम क्लियर तरीके से। आपका जो एग्जाम रहेगा वो क्या रहेगा, सीबीटी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम रहने वाला है, आपका टेस्ट रहने वाला है। जो इसके बेसिस पे जो कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको फिजिकल एफिशिएंसी के लिए बुलाया जाएगा, पीईटी के लिए बुलाया जाएगा और साथ में आपका क्या होगा पीईटी पीएमटी और उसके लास्ट में जो होता है वो आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों आपको इन सब पे करना है। एक बात और यहाँ पे स्पेशल ध्यान रखने वाली है, क्या एक्स सर्विसमैन को पीईटी से बाहर रखा गया है, उनका ऑलरेडी सबको पता है, तो उनको ये रिलैक्सेशन दे दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सेंटर के मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर रहता है, आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं इस तरीके से। हमें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हम उन्हीं पे नजर डालेंगे, हम ये नहीं है पूरे पीडीएफ को पढ़ के क्या करेंगे, मैं आपको ग्रंथ थोड़ी ना सुना रहा हूँ। हमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम इंपॉर्टेंट डेटा को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हर एक एस्पेक्ट से उस चीज पर नजर डालेंगे हम बिल्कुल, ठीक है। देखिए एक चीज जो क्लियरली है वैकेंसीज के बारे में, टाइम आने पर वैकेंसीज मोस्ट ऑफ द टाइम बढ़ती ही बढ़ती हैं, तो वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है कि वैकेंसीज में भी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। तो जहां तक है मैं क्लियर बताता हूँ, वैकेंसीज बढ़ती ही बढ़ती हैं। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट अगर होगा तो वैकेंसी डिक्रीज होगी, अदरवाइज वैकेंसी कभी भी डिक्रीज नहीं होती। देखिए एक चीज रेलवे के बारे में क्लियर है, आपको B1 कैटेगरी का मेडिकल टेस्ट पास करना ही पड़ेगा। आपको चश्मा लगा हुआ है, आपके नॉकनी है, ठीक है, आपके फ्लैट फुट है, स्क्विंटाइज है, कलर ब्लाइंडनेस है या बॉडी इन्फर्मिटीज है, आप क्या हो, एलिजिबल नहीं हो। मोस्ट ऑफ द जो पुलिस की वैकेंसीज हैं ये उन सब में होता ही होता है, ध्यान रखिएगा। आपको इनमें से एक भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको फॉर्म फिल नहीं करना है, ये याद रखना है आपको साथ ही साथ। चलिए रिलैक्सेशन की हम बात कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं क्लियरली। देखिए रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग बात करूं, SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल का दिया गया है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को जो दिया गया है 3 साल का, एक्स सर्विसमैन विद एटलीस्ट 6 मंथ कंटिन्यूअस सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन आपका यूआर का 3 साल का दिया गया है, ओबीसी का 6 साल का, SC/ST का 8 साल का और फीमेल के लिए जो दिया गया है हु आर विडो डाइवोर्स और जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड, जो बड़ी ध्यान रखिएगा, बट नॉट रीमैरिड। यू आर अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के 2 साल का, ओबीसी का आपका नॉन क्रीमी लेयर जो है 5 साल का, SC एंड ST का आपका 7 साल का दिया गया है।
इस बात पर थोड़ी सी नजर डालिएगा सही तरीके से, रिलैक्सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ शुड बी बिटवीन द डेट्स, जो डेट्स का डेट ऑफ बर्थ है वो आपके, आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो आपका एक क्राइटेरिया दे दिया है, इस क्राइटेरिया के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, स्पेशली ध्यान रखिए। आपका जन्म ईडब्ल्यूएस के अगर आप बर्थ में हैं तो ध्यान रखिएगा 2 जुलाई 1996, साथ ही साथ ओबीसी के लिए 2 जुलाई 1993 और एससी एसटी के लिए क्या दे दिया है 2 जुलाई 1991। ये अपर लिमिट है, आप इससे अगर पहले हो रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, आपको उसके बाद आना चाहिए। और बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए जो लोअर लिमिट दी गई है 1/7/2006, अगर 1/7/2006 के बाद अगर आप पैदा हुए हैं आप तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और जो इसका सबसे ज्यादा जरूरी है भाई, कैंडिडेट मस्ट हैव द एजुकेशन क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब्ड इन द CEN फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एट द लास्ट डेट, ठीक है ना। आपको जो एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं आप, ये एग्जाम के जिसके लिए आप क्वालिफाई करने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, सिटिंग कर रहे हैं आप जिस एग्जाम में, आपको एक चीज क्लियर रखनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप लास्ट अटेम्प्ट, आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है तो आप सोचो कि लास्ट सेमेस्टर है तो हम फॉर्म भर देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर लास्ट सेमेस्टर आप दे चुके हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और देख लेते हैं कोई इन्फॉर्मेशन जो रहनी है हमारी, ठीक है ना। ये रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल आपका पीएमटी होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और बाद में साथ में आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 10th मैट्रिक लेवल। कांस्टेबल के लिए जो पहली एलिजिबिलिटी है वो आपका 10th लेवल कंप्लीट होना चाहिए आपका। पैटर्न और सिलेबस की बात कर लेते हैं। टोटल 90 मिनट्स का एग्जाम रहेगा, क्वेश्चन रहेंगे आपके 120। कैंडिडेट्स को एक क्वेश्चन का आपका 1 मार्क मिलेगा और एक भी मार्क को, ठीक है, जो अटेम्प्ट नहीं किया उसका मार्क ना घटेगा ना बढ़ेगा। नेगेटिव मार्किंग की डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नॉर्मलाइजेशन जो सीबीटी है वो मल्टीपल शिफ्ट में रहेगा तो उसके बेसिस पर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा आपका। और द मिनिमम पास परसेंटेज फॉर द एलिजिबिलिटी, आपका एटलीस्ट इतने नंबर तो आपके आने ही चाहिए जनरल के लिए, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए कितना होना चाहिए 35% मिनिमम, और एससी एसटी के लिए कितना 30%। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं किस चीज़ के लिए, नहीं हम बात कर लेते हैं बिल्कुल सिलेबस के रिगार्डिंग। क्लियर, सिलेबस के रिगार्डिंग हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं, क्या है क्या नहीं है। हम सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। अर्थमेटिक में जो आपके रहने वाले हैं क्वेश्चंस आएंगे नंबर सिस्टम से, होल नंबर से, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल, ग्राफ्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस एक्सेट्रा। इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये आपको याद रखना है। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो क्वेश्चन ऑन एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट्स, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन और आपका स्लो रीजनिंग। ये क्लियरली इन चीजों के आपके देखिए 35 दो क्वेश्चन हुए, ठीक है, आपके 70 हो गए, 120 टोटल आने, बचे 50, तो वो कहाँ से आएंगे, आपके आएंगे जनरल अवेयरनेस से। क्वेश्चन विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड हिम हर एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी एंड टू टेस्ट नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट्स, सच मैटर्स ऑफ द एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एज मे बी एक्सपेक्टेड टू एनी एजुकेटेड पर्सन। द टेस्ट विल ऑल्सो बी इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस एंड एक्सेट्रा। सबसे बड़ी बात जो इसमें क्लियरली कह दी गई है, मेंशन कर दी गई है, वो है आपके लिए कि आपका करंट अफेयर्स पर पकड़ होनी चाहिए। क्लियरली मेंशन कर दी गई है, बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है लेकिन यहाँ पर क्लियरली टारगेट कर दिया गया है। अब पीईटी पीएमटी की बात कर लेते हैं। देखिए द क्राइटेरिया फॉर द पीईटी आर एज फॉलोज, जो कौन सा है वो ये ध्यान रखिए। कांस्टेबल मेल के लिए जो 1600 मीटर है वो कितनी है, 5 मिनट 45 सेकंड में आपको फाइट कर लेनी है, ठीक है। महिलाओं के लिए 1600 मीटर नहीं है, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए 800 मीटर की नहीं है, तो फीमेल्स के लिए 3 मिनट 40 सेकंड। लॉन्ग जंप आपकी 14 फीट, जबकि फीमेल्स के लिए 9 फीट। हाई जंप आपकी 4 फीट और फीमेल्स के लिए आपकी 3 फीट। जो पीएमटी का क्राइटेरिया है उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। हेल्थ हाइट की कौन कौन सी है, देखिए यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 165, फीमेल्स के लिए 157, अनएक्सपेंडेड 80 और ये 85, एससी एसटी के लिए 160, ध्यान रखिएगा ये, और फीमेल्स के लिए कितनी है 152। अनएक्सपेंडेड जो आपका चेस्ट है वो कितना, और ध्यान रखिएगा ये सिर्फ मेल्स के लिए होता है 76.2 और 81.2। क्लियर।
अब जो गढ़वालीज हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, उनमें से अगर हम देखें तो साथ में आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 165 चल जाएगा। रिलैक्सेशन दिया जाता है बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से। 155 फीमेल्स में होनी चाहिए और आपका मेल्स में चेस्ट होनी चाहिए 80 और एक्सपेंडेड होना चाहिए 85। क्लियर। देखिए ये ध्यान रखिएगा, 1600-800 मीटर के लिए रनिंग के लिए आपको सिर्फ एक ही टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में क्लियर नहीं कर पा रहे तो आपको दोबारा दे दिया जाए, एक बार में ही आपको क्लियर करना है। और बाकी जो आपके लॉन्ग जंप है और हाई जंप है, इनके लिए जो अटेम्प्ट को क्या दिए, इनको 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, सॉरी 2 अटेम्प्ट नहीं दिए जाएंगे, 2 अटेम्प्ट ही दिए जाएंगे, 1 और 2। पहले में अगर आप नहीं निकाल पा रहे दूसरे में निकालिए। देखिए जो एक्स सर्विसमैन है उनको एक रिलैक्सेशन है, आपको पीएटी नहीं देना, लेकिन इट डजंट मीन आपको पीएमटी नहीं, पीएमटी में आपको अपीयर होना पड़ेगा। चलिए सर्टिफिकेट्स जिनको हम बात करते हैं डीबी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो आपको क्लियरली क्या होना चाहिए, द 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ एज, 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो आपको क्या जरूरत है उस चीज़ की, कास्ट सर्टिफिकेट की, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला याद रखिएगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन के लिए, सेल्फ अटेस्टेड आपके फोटोग्राफ होना चाहिए, NOC आपका होना चाहिए, प्रेजेंट एम्प्लॉय अगर आप सर्विंग आप एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी, परस्यू कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना, तो आपने अगर छोड़िए तो आपको NOC वहां से मिलना चाहिए। गवर्नमेंट बिलोंगिंग टू द EWS इज फॉर्मेट प्रिस्क्राइब फॉर द एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए एक नोट है, इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट है उसके रिगार्डिंग ये दिया गया, तो समझ लीजिए। कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसीडर्ड अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व्ड और सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट द relevant certificate is original issued by the competent authority in the prescribed format at the time of the DV, otherwise their claim for SC ST X-Men EWS status will not be entertained and their candidature applications will be considered under the general category. If eligible, certificates obtained in any other format will not be accepted. आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो टिल डेट में आपके पास होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीजें क्लियर हैं जो पहले से डिस्क्राइब की हुई हैं। चलिए हम देख लेते हैं क्या प्रोसीजर है। ये आपके कुछ सेंटर हैं, इन सेंटर्स पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है वो ये, अभी डेट हमारी आई नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कांस्टेबल के रिगार्डिंग। चलिए अब हम RPF SI के बारे में जानकारी रख लेते हैं। RPF SI की देखिए दोनों की जो डेट्स हैं वो सेम है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बस चेंज हो जाएगी। कांस्टेबल में आपका 10th है, यहाँ ग्रेजुएशन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आप RPF SI नहीं दे पाएंगे, क्लियर कर देता हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। टोटल इसकी जो वैकेंसी है 452 है, बहुत ज़्यादा थी कांस्टेबल में। एज क्राइटेरिया 22-28 है, जबकि होता कितना है 22-25, 3 साल का रिलैक्सेशन कोविड की वजह से दे दिया गया है। आपका जो सैलरी पे आपका जो पे रहेगा वो 35,400, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 लेवल 6 पे रहेगा और सब इंस्पेक्टर आपका वैकेंसी रहने वाली है। चलिए मैं बता चुका हूं, डिस्कस ये लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी पहले से। ये रिलैक्सेशन का हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। डेट्स जो बताई गई हैं 2 जुलाई 1996 और आपकी जो अपर लिमिट दी गई है 17/2004, सब इंस्पेक्टर के लिए यही डेट है। देखिए इस वैकेंसी में जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है 10% के लिए, वो उनके सोशल कम्युनिटी के बेसिस पे दिया गया है, ये भी याद रखना है आपको। इसमें अभी 3 प्रोसेस सेम रहेगी, CBT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, आपका PET PMT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, ठीक है। 90 मिनट का आपका ड्यूरेशन रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी रहेगी, 1/3 रहेगी। मल्टीपल शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, हमारा नॉर्मलाइजेशन होगा साथ ही साथ, ठीक है ना। और बाकी जो मिनिमम परसेंटेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं वही यहाँ अप्लाई होगा, क्लियर। ये हम दोनों के दोनों डिस्कस कर चुके हैं, एज इट इज सिलेबस है पूरा का पूरा। चलिए इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको PET में दे दिया गया है कांस्टेबल की अपेक्षा। देखिए सब इंस्पेक्टर जो मेल है वो 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड रहेगा टाइम आपके पास, और फीमेल्स के लिए 800 मीटर कितने में 4 मिनट्स में, लॉन्ग जंप 12 फीट और फीमेल्स के लिए 9 फीट, हाई जंप 3 फीट 9 इंच और फीमेल्स के लिए आपका 3 फीट। आपका जो PMT का क्राइटेरिया है वो हम एज इट इज डिस्कस कर चुके हैं, सेम है पूरा का पूरा, ये याद रखिएगा।
और पीटी पीएमटी क्वालिफाई है, ये याद रखिएगा, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ रहे हैं इस पर। सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजें, और आपको ये याद रखना चाहिए, आप अगर किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में सबमिट करना पड़ेगा आपको इस बार। ये देखिए, बाकी के फ्यूचर में रिक्रूटमेंट में प्रोसेस में जितनी भी आपको स्टेजेस से निकलना पड़ेगा, तो आपके पास 12 ओरिजिनल फोटोग्राफ्स की कॉपीज होनी चाहिए। बाकी सेंटर्स हैं, सेंटर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में, हम सब कुछ डिस्कस कर ही चुके हैं। पे के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ मिनिमम एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी न किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपका पे 35,400 रहने वाला है।